बदलते भारत की शान। किसान साथियों, गांव किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम एक बार फिर हाजिर हैं अपने तीनों सेगमेंट खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तां लेकर। किसान भाइयों, खेती किसानी को कड़ी मेहनत का कार्य माना जाता है और ऐसी धारणा है कि महिलाएं इसे अकेले नहीं कर सकती, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां चाहा है वहीं रहा है। और इस बात को साबित कर दिखाया है गांव हृदयपुर वाराणसी की रहने वाली बहन संतारा पटेल ने। तो आइए देखते हैं उनकी कड़ी मेहनत की ये गाथा। थोड़ा बदलाव लाकर संतारा ने पैदावार भी बढ़ाया। यह उनकी प्रयोगधर्मिता का फल है, क्योंकि नए विचार अपनाने से हमेशा फायदा होता है। कृषि में ऐसा क्या बदलाव करें जिससे उपज बढ़े, इस पर निरंतर विचार संतारा करती रही। अपनी जागरूकता की वजह से उनका ध्यान ऑर्गेनिक खेती की तरफ गया, जिसका अनुभव उन्हें कृषि संगोष्ठी एवं कृषि मेला में मिला। जैविक खेती करने के लिए संतारा ने अपने घर के पास वर्मी पीट बनवाया और उसी में वर्मी कंपोस्ट तैयार करती हैं। तैयार केचुआ खाद का वे अपने खेत पर उपयोग करती हैं, जिसकी बदौलत वे अच्छी पैदावार हर मौसम में प्राप्त कर लेती है। खेती किसानी तो पहले भी हो रहा था, लेकिन एक दिन हम BHU प्रदर्शनी में गए जहाँ पे वर्मिंग कंपोस्ट की बात हो रही थी। तो वहाँ पे हमें जानकारी मिला कि वर्मिंग कंपोस्ट जो तैयार होता है उससे खेती बहुत अच्छा होता है, उससे फल भी अच्छा लगता है और खेत में जो केचुआ रहते हैं वो मरते नहीं। जैविक की अपेक्षा फर्टिलाइजर्स की अपेक्षा जैविक खेती अच्छी होती है। तो हमने भी अपने यहाँ वर्मिंग कंपोस्ट बनवाया और अपने गाँव वालों को जो अच्छे किसान हैं उनको दिया खेती के लिए। तो अपना तरह तरह के सब्जियों में जैसे पालक है, भिंडी है, नेनुआ है, करेला है और ये हल्दी है, इसमें लगाएं और देखें कि उपज भी उससे अच्छा हो रहा था और
फली भी अच्छी है। तो लोग अब यही मेरे गांव में जितने किसान हैं, अच्छे किसान हैं, वो अपना आके ले जाते हैं। इसको हम निःशुल्क देते हैं। धीरे धीरे क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के पश्चात संतारा ने गांव की अन्य महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचा और खेती किसानी करने वाली उन महिलाओं को साथ लेकर कृषि के नए तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया, जिससे उन महिलाओं की भी तरक्की हो सके। अपने सपने को साकार करने के लिए किसी भी तरह के प्रयास से पीछे नहीं हटने की मंशा के साथ संतारा यही नहीं रुकी। वे उन खेतीहर महिलाओं को अपनी वर्मीपीड में तैयार वर्मी कंपोस्ट को मुफ्त में देने लगी। आज भी महिला किसान अपने खेतों पर उपयोग के लिए वर्मी कंपोस्ट संतारा से ही मुफ्त में ले जाती है। फसलों की देखभाल एवं सामयिक प्रबंधन वे बड़े ही सावधानी पूर्वक करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गुणवत्ता युक्त उत्पादों का ही अच्छा दाम मिलता है। खाद उर्वरक में जो लागत लग रहा था, अब हमारा उसमें कमी हुआ है और उपज बढ़ा है हमारा, जिससे हमारी आमदनी बढ़ी है। और हम चाहते हैं कि और भी महिलाएं अपना इसी तरह से खेती करें। छोटे छोटे पैमाने पर ही सही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने साहस और हौसले का परिचय दे रही हैं। संतारा ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने का प्रयास किया। महिलाएं आपस में समूह बनाकर अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा कर रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण में यह समूह एक प्रभावी माध्यम साबित हो रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र में मेहनतकश महिलाएं न केवल अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही हैं। महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। संतारा खेत में अपने साथ काम करने वाली अन्य महिलाओं को प्रेरित करती हैं। फलस्वरूप दूसरी महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं। भूमिहीन बटाई व मजदूरी पर खेती किसानी करने वाली महिलाओं की तरक्की यह साबित करता है कि संतारा द्वारा महिला स्वावलंबन की दिशा में किया गया प्रयास सफल रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सेगमेंट, हमारा पशुधन की ओर। किसान भाइयों, भले ही आज हम विदेशी नस्ल की गायों को कितना भी लाभदायक समझ रहे हों, लेकिन सच ये है कि देसी नस्लों की गायों का दूध आज भी उनसे कहीं अधिक पौष्टिक है। जी हाँ, और देसी नस्लों में एक नस्ल है साहिवाल। ये एक ऐसी भारतीय नस्ल है जिसका अगर उत्तम तरीके से देखभाल की जाए तो अधिक लाभ उठाया जा सकता है। आज के हमारा पशुधन में हम आपको जानकारी देंगे साहिवाल नस्ल के बारे में। आज हमारे देश में पशुधन का महत्व हर तरीके से बढ़ता जा रहा है।
पशुओं की जितनी अधिक उत्पादकता होती है, लाभ भी इसी के अनुसार मिलता है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पशुओं की उत्पादकता 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला, गाय या भैंस की नस्ल का आनुवांशिक गुण। दूसरा, जिस क्षेत्र में पालन किया जाना है वहाँ का मौसम, पोषण और पशुओं के रोग। तीसरा, परिस्थितियों के अनुसार पशुओं के ढलने की क्षमता। देसी नस्ल की गाय दूध जरूर कम देती हैं, लेकिन इनमें रोगों और मौसम के बदलाव सहने की क्षमता संकर नस्ल की गाय की तुलना में अधिक होती है। छोटे किसानों के लिए उनके क्षेत्र के अनुसार अच्छा दूध देने वाली देसी नस्ल की गाय अच्छी रहती है। पशुओं में इसी तरह की किस्म है साहिवाल। साहिवाल गाय हर साल 1400 से 2500 लीटर दूध देती है, जो दूसरी प्रजाति के गायों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साहिवाल गायों के संवर्धन के लिए देश का सबसे बड़ा माना जाने वाला चक गजरिया फार्म तकरीबन 350 गायों का रख रखाव कर रहा है। यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर आर.बी. राम के मुताबिक सरकारी मदद से इस फार्म का उद्देश्य है विलुप्त होती जा रही साहिवाल गायों की प्रजाति का रख रखाव कर इन्हें विकसित करना। आमतौर पर पशुओं में थनैला रोग का काफी प्रकोप होता है। ये रोग सही देखभाल के अभाव में होता है। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी से पशुओं को थनैला रोग से बचाया जा सकता है। थनैला रोग के कारण प्रभावित थन में खराब दूध आता है, जिसे बाकी दूध में मिलाने से सारा दूध खराब हो जाता है। इससे बचाव के लिए हमेशा दूध निकालने से पहले 1 मग पानी में पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा मिला लें और थनों को अच्छी तरह इस घोल से साफ कर लें। इसके बाद ही दूध निकालें। गाय का दूध रोजाना पूरी तरह निकालना चाहिए। ऐसा न होने पर संक्रमण हो सकता है। दूध निकालने के बाद थनों को डिटॉल के पानी से साफ कर लें। इससे थन में संक्रमण होने की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके अलावा समय पर पशुओं को टीके लगवाएं, जिससे खुरपका मुंहपका रोग और गलघोंटू जैसे रोगों की रोकथाम हो सके। पशुओं के शरीर पर चिपकने वाले पिस्सुओं और अन्य परजीवियों की रोकथाम करें। साहिवाल नस्ल की गाय यूं तो पाकिस्तान में साहिवाल जिले से उत्पन्न मानी जाती है, लेकिन आज साहिवाल भारत में सबसे अच्छा डेयरी नस्लों में से एक पशु माना जाता है। इस किस्म की गाय का शरीर गहरा, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग के होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है। इसका स्वभाव कुछ आलसी और उसकी त्वचा चिकनाई लिए होती है। ये गाय लाल और गहरे भूरे रंग की होती है। कभी-कभी इसके शरीर पर सफेद चमकदार धब्बे भी होते हैं। ढीली चमड़ी होने के कारण इसे लोग लोला भी कहते हैं। नर साहिवाल के पीठ पर बड़ा कूबड़ होता है। इसकी ऊंचाई 136 सेंटीमीटर और मादा की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नर गाय का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक होता है। अगर कोई व्यक्ति साहिवाल किस्म की नर गाय पालना चाहता है तो वो अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकता है। इस समय सरकार डेयरी उद्योग और पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। अगर किसान भाई सरकार से आर्थिक मदद लेकर आज साहिवाल किस्म का पालन करें तो निश्चित रूप से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साहिवाल विदेशी गायों की तुलना में अच्छी होती है और इन पर खर्च भी काफी कम होता है। साहिवाल की खूबियों और उसके दूध की गुणवत्ता के चलते वैज्ञानिक इसे सबसे अच्छी देसी दुग्ध उत्पादक गाय मानते हैं। गर्मी सहने की अच्छी क्षमता और उच्च दुग्ध उत्पादन के कारण इन गायों को एशिया, अफ्रीका और कई कैरेबियाई देशों से भी निर्यात किया गया है। साहिवाल भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है। इस नस्ल की गायें अफगानिस्तान की गायों से मिलती जुलती हैं। ये नस्ल गिर नस्ल के सम्मिश्रण से बनी है।
इस नस्ल की गाय मुख्यतः अधिक दूध देने वाली होती है और अच्छी देखभाल करने पर ये कहीं भी रह सकती है। तो अभी आपने जानकारी हासिल की साहिवाल नस्ल की देखभाल से संबंधित। कार्यक्रम में आइए अब एक नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइका ग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़कियां आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। तो अभी आपने जाना कि इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या कहता है। किसान साथियों, कार्यक्रम में फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम गाँव किसान। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों, आज हम आपको मिलवाएंगे हमारे कामयाब किसान भाई पवन कुमार से, जिनका मानना ये है कि खेती किसानी को एक व्यवसाय की तरह किया जाना चाहिए और साथ ही ये खेती में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर भी काफी जोर देते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी की ये दास्तां। हरियाणा राज्य का एक जिला है सोनीपत। इसी मनौली गांव में पवन कुमार ने एक किसान परिवार में जन्म लिया। मेरा जन्म स्थान गांव मनौली है। हमारे पिताजी एक सरकारी अध्यापक थे और साथ में खेती करते थे। हमने प्राइमरी जो शिक्षा लिया है वो अपने गांव से, प्राइमरी स्कूल था गांव में, 5वीं तक हमने अपनी शिक्षा गांव में ली। मैट्रिक सोनीपत शहर से की और 12वीं क्लास हमने जो है दिल्ली से की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किए। उस टाइम जो हमारे यहाँ जो है धान और गेहूं की फसल होती थी वही हमने स्टार्ट की। उसमें हमने पूसा से और दूसरे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट किया और नई वैरायटी के बीज वहाँ से हमने लिए और नई वैरायटियों में हमने धान की खेती शुरू की और गेहूं की भी खेती
नए बीजों के साथ करनी शुरू कर दी। हम साथी एक सारे पढ़े लिखे एक ग्रुप बनाया हमने, कुछ साथी अपने इकट्ठे हो गए और विचार विमर्श करने लगे एक नई खेती के बारे में, एक आधुनिक खेती के बारे में। और जब 92 का दौर था तो उस टाइम एक गांव में ट्रेंड चला हुआ था कि भी हर कोई अपने माँ बाप जो था अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों की जो शादियाँ थी वो एक नौकरी वाले को यहाँ करना चाहते थे, किसान के यहाँ कोई नहीं करना चाहता था। तो हम सब लोगों ने एक विचार किया कि कुछ ना कुछ एक ऐसा नया किया जाए जिससे लोगों का इंटरेस्ट खेती की तरफ आए, खेती की तरफ एक रुझान बने, एक आधुनिक खेती हो, वो एक बिजनेस का रूप ले। तो हम सारे पढ़े लिखे साथी अपना एक इस तरह का विचार रखने लगे, सोचने लगे, उससे हमें एक नया रास्ता मिला। उस समय हमें कुछ और नई खेतियों के बारे में पता लगा और नई इंग्लिश वेजिटेबल्स के बारे में हमें पता लगा। तो धीरे धीरे हमने उनके सीड्स के बारे में और उनके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और 2000 के अंदर हमने स्वीट कॉर्न, ब्रोकली और दूसरा नई और कई तरह की सब्जियों की खेती करनी हमने शुरू कर दी। अब तो पवन कुमार को नई नई चीजें सीखने की मानो लत ही लग चुकी थी। हमें 2002 में एक कंपनी हमारे संपर्क में आई, इजरायली कंपनी थी नेटाफेम। ड्रिप इरिगेशन के बारे में उन्होंने हमें बताया। तो उन्होंने हमें जो है रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर हमें वो ले गए, हमारा विजिट कराया और हमने वहाँ जो ड्रिप के ऊपर वहाँ खेती देखी। वहाँ हमने देखा कि वो पथरी ज़मीन के अंदर पानी उनके पास नहीं है, उसके बावजूद वो बहुत अच्छी किसानी कर रहे हैं। और हमारे जो साथी थे सारे इतने इंटरेस्टेड थे उसको कि हम इसमें क्यों ना हम इसको करें। तो हमने साहब ने एक दृढ़ संकल्प किया कि हम कुछ और नया करेंगे। फिर हमने सबने खेतों में ड्रिप लगवाई और हम सब्जी की खेती को जो है ड्रिप पे करने लगे। जब हमने ड्रिप इरिगेशन लगवाया तो गांव में काफ़ी लोगों ने थोड़ा हमारी हंसी उड़ाई और काफ़ी हमें एक मजाक बनाया, टपका सिंचाई कर रहे हैं, इतना अच्छा हमारे पास पानी है, सब कुछ है, तो तुम लोगों ने ये ड्रिप क्यों लगवाई है, ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो। तो तब हमने उनको बताया, समझाया जो हमने सीखा था। जैसे इंसान खाना खाने के बाद पानी पीता है, वो एक गिलास के अंदर पानी पीता है, ना कि वो बाल्टी भर के पानी पीता है या पूरे तालाब को नहीं पी सकता। तो इसी तरह हमारे पौधे को जो पानी की एक लिमिटेड ज़रूरत होती है, हम उसको पहले जो खुले पानी से जो खेती कर रहे थे तो उससे पौधे को जितना ज़रूरत थी उससे कई गुना ज़्यादा हम उसको पानी देते थे, जिससे वो स्ट्रेस में आता था, जो टेक्निकली साइंस के अनुसार जो गलत था। युवा पीढ़ी जो हमारी नई पीढ़ी जो आ रही है, मैं उसको थोड़ा कहना चाहूँगा कि ये एक आम खेती नहीं रही है, एक परंपरागत खेती नहीं रही है। खेती को बिजनेस मान के उसको करें। और उसमें अभी जो हमारे सामने जो एग्जांपल आ रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अच्छे मोटे मोटे पैकेज पे हैं, वो अपने पैकेज छोड़ के और फार्मिंग में आ रहे हैं। बेशक किसानों के पास अनंत संभावनाएं और संसाधन न हों, लेकिन इसके बावजूद अगर किसान चाहें तो खेतों में सोना पैदा कर सकते हैं। पवन कुमार ने अपने गांव में खेती के जरिए ही कामयाबी की जो मंजिलें तय की हैं, वो यही साबित करती हैं कि यदि किसान चाहे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। बस उसे जागरूक रहना होगा, नई तकनीक और नई विधियों के साथ तालमेल बैठाना होगा। किसान साथियों, गांव किसान कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहता है कि कृषि कार्य और पशुपालन से संबंधी नवीनतम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाए। किसान साथियों, गांव किसान कार्यक्रम के आज के अंक में केवल इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात।